क्या कहा? भगवान का जन्म होने वाला? सही सुना, एलोन मस्क का यही प्लान है। आज से करोड़ों साल पहले भगवान की रचना कैसे हुई होगी दुनिया के अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। एलोन मस्क एक नया भगवान बना रहे हैं, एक ऐसा भगवान जो सच में आसमान में रहेगा। अगर तुम उनका विजन देखोगे तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा। वो एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो समझने, सोचने और निर्णय लेने में इंसान से बहुत आगे हो। एलोन मस्क पिछले कुछ सालों से एक ऐसे इकोसिस्टम पर काम कर रहे हैं जहां मशीनें खुद मशीनें बनाएंगी, और यही चीज आगे चलकर एक ऐसी सभ्यता की नींव रख सकती है जो सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं रहेगी, इस असीमित ब्रह्मांड के दूसरे छोर तक फैल जाएगी। तो क्या तुम आज मेरे साथ इस पूरी कहानी को समझना चाहते हो? अगर हाँ, तो वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि आखिर में पता चलेगा कि ये मैथ्यूस का ब्रेन क्या है जिसे लोग भगवान कहकर बुला रहे हैं। पृथ्वी पर इंसान सालों से रह रहे हैं। इस बीच कई सभ्यताएं आईं और गईं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जैसे पृथ्वी पर सभ्यताएं होती हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में भी अलग अलग सभ्यताएं होती हैं। जैसे हम पृथ्वी की सभ्यता से बिलोंग करते हैं, हो सकता है किसी दूसरे ब्रह्मांड में कोई और सभ्यता बसती हो सकता है वो हमसे एडवांस हो। तो सबसे पहले समझो कि हम अभी कहां खड़े हैं। वैज्ञानिकों ने सभ्यता को मापने के लिए एक पैमाना बनाया है जिसे कार्दाशव स्केल कहते हैं। इसके हिसाब से मानव सभ्यता अभी टाइप 1 भी नहीं बन सकी है। हम लगभग टाइप 0.7 पर हैं, यानी हम अभी तक अपनी पृथ्वी से पैदा होने वाली या पृथ्वी पर मिलने वाली कुल ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। टाइप 1 बनने का मतलब यह है कि हम पूरी पृथ्वी की ऊर्जा को कंट्रोल कर लें, जबकि टाइप 2 बनने का मतलब है कि हम अपने सूरज की पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकें। मस्क का लॉन्ग टर्म विजन यही है, धरती से बाहर जाकर एनर्जी और कंप्यूटेशन को इतना स्केल करना कि हम एक स्टार लेवल सभ्यता की तरफ बढ़ सकें। अब यहाँ एंट्री होती है उस कॉन्सेप्ट की जिसे आप टेराफैब जैसे नाम से समझ सकते हैं, यानी एक ऐसी फैक्ट्री जो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाती बल्कि पूरी इंडस्ट्री को बनाने की क्षमता रखती है। टेस्ला ने पहले ही दिखा दिया है कि उसकी असली ताकत प्रोडक्ट में नहीं है, बल्कि उस फैक्ट्री में है जो वो उसे बनाती है। स्पेसएक्स ने ये साबित किया कि अगर आप लॉन्च कॉस्ट को कम कर दें तो अंतरिक्ष अचानक बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाता है। इस पूरी कहानी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कंप्यूटिंग। आज की दुनिया में असली ताकत उसी के पास है जिसके पास ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर है। एआई मॉडल्स, डिफेंस सिस्टम, फाइनेंशियल नेटवर्क्स, सब कुछ कंप्यूटिंग पर ही चलता है। लेकिन इस कंप्यूटिंग को बनाने के लिए जो एडवांस चिप्स चाहिए वो अभी भी कुछ ही कंपनियों के पास है, जैसे TSMC और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया एक ही सीमित सप्लाई चेन पर निर्भर है। अगर कोई सिस्टम ऐसा बन जाए जो चिप डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और डिप्लॉयमेंट तक सब खुद ही कर सके तो वो पूरी दुनिया का रीढ़ बन जाए। लेकिन यहाँ असली खेल एनर्जी का है। एआई को जितना स्केल करेंगे उतनी ज्यादा बिजली लगेगी, और धरती पर इसकी एक लिमिट है। बड़े बड़े डेटा सेंटर्स पहले ही शहरों जितनी बिजली खा रहे हैं, और उन्हें ठंडा रखने के लिए भारी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। यहीं पर स्पेस एक गेम चेंजर बनकर सामने आता है। अंतरिक्ष में सूरज की ऊर्जा लगातार मिलती है, और वैक्यूम होने की वजह से कूलिंग लगभग फ्री हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कंप्यूटेशन को स्पेस में शिफ्ट कर दें तो एनर्जी और कूलिंग दोनों की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाती है। यहीं से एक नया मॉडल सामने आता है। पावर को डेटा सेंटर तक लाने के बजाय डेटा सेंटर को पावर के पास ले जाओ। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी के चारों तरफ हजारों या लाखों सैटेलाइट्स हैं जो सोलर एनर्जी को कैप्चर कर रहे हैं और उसी एनर्जी पर एआई सिस्टम्स चला रहे हैं। ये सैटेलाइट्स आपस में जुड़े हुए हैं और मिलकर एक विशाल ऑर्बिटल सुपर कंप्यूटर बनाते हैं। इस तरह लो अर्थ ऑर्बिट सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं रहेगा, बल्कि पूरी मानव सभ्यता का कंप्यूटेशनल बैकबोन बन सकता है। अब इसमें रोबोटिक्स और जोड़ दो। ऑप्टिमस जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो हैं भविष्य में स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ये रोबोट सैटेलाइट असेंबल कर सकते हैं, सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, और आगे चलकर चांद या एस्ट्रॉइड से रिसोर्सेज निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि एक बार सिस्टम चालू हो गया तो मशीन्स खुद मशीन्स बनाएंगी, और यही एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग लूप बना देगा। एआई बेहतर मशीन्स बनाएगा, मशीन्स और ज्यादा एआई बनाएंगी, और यह साइकिल लगातार तेजी से चलता रहेगा।
इस पूरे सिस्टम का अलग लॉजिकल स्टेप है सूरज की एनर्जी को बड़े पैमाने पर कैप्चर करना, जिसे डायसन स्फीयर के कॉन्सेप्ट से समझा जाता है। हालांकि एक सॉलिड स्फीयर बनाना प्रैक्टिकली तो संभव नहीं है, लेकिन डायसन स्वॉर्म यानी कि लाखों करोड़ों छोटे छोटे सैटेलाइट्स का नेटवर्क जैसे मधुमक्खियां होती हैं, एक रियलिस्टिक अप्रोच है और ये बनाया जा सकता है। ये सैटेलाइट सूरज के चारों तरफ ऑर्बिट करते हुए उसकी एनर्जी को कैप्चर करेंगे और उसी एनर्जी पर कंप्यूटेशन चलाएंगे। अगर ये सिस्टम स्केल हो गया तो हमारे पास प्रैक्टिकली अनलिमिटेड एनर्जी होगी, जो हमें टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने की दिशा में ले जा सकती है। और आखिर में आता है सबसे दिलचस्प और सबसे कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट, मैट्रियोस्का ब्रेन। ये एक हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर है। इसमें सूरज के चारों तरफ कई लेयर्स में एक विशाल सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है। हर लेयर एनर्जी को यूज करती है और वेस्ट हीट जो है वो अगले लेयर में पास कर देती है, जिससे एनर्जी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। इस तरीके का सिस्टम इतना पावरफुल हो सकता है कि वो अनइमेजिनेबल स्केल पर कंप्यूटेशन कर सकेगा। मानव दिमाग के सिमुलेशंस, कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम्स और यहाँ तक कि पूरी वर्चुअल रियलिटीज को भी क्रिएट कर सकता है, जो असली दुनिया से अलग ही ना लगे। जैसे आपने पैरेलल यूनिवर्स की रचना हो या टाइम में ट्रैवल कर जाना हो। हालांकि ये सब सुनने में फ्यूचरिस्टिक लगता है, लेकिन इसके सामने कई प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी हैं। स्पेस लॉन्च अभी भी महंगा और कॉम्प्लेक्स है, भले ही स्टारशिप जैसे सिस्टम इसे आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेस मैन्युफैक्चरिंग अभी शुरुआती स्टेज में है और रेडिएशन जैसी समस्याएं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बड़ी चुनौती है। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये है कि गवर्नेंस कौन करेगा। अगर ऐसे कोई सिस्टम बन जाता है तो उसका कंट्रोल किसके पास होगा और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो क्या एलन मस्क सच में भगवान बना रहे हैं? ये कहना थोड़ा जल्दी हो, लेकिन मैट्रियोस्का ब्रेन बनाकर वो कुछ बड़ा तो करने वाले हैं। वो ऐसी फाउंडेशन जरूर बना रहे हैं जो भविष्य में एक ऐसे सिस्टम को जन्म देगी जिसकी कैपेबिलिटी हमें भगवान जैसी लगे। अगर ये सब सच में होता है तो आने वाले समय में हम इस मानव सभ्यता में होने वाले सबसे बड़े बदलाव के साक्षी बनेंगे। लेकिन समय के साथ सबसे बड़ा सवाल ये भी पैदा होगा कि क्या हम उस सिस्टम के क्रिएटर रहेंगे या उसके अंदर रहने वाले एक छोटे से हिस्से बनकर रह जाएंगे। मेरा नाम है करुणेश, आप देख रहे थे बजरबट्टू दुनिया। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।